कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 8 जिसका नाम है कोण। इस पाठ में केवल एक ही अभ्यास है जिसका नाम है दक्षता अभ्यास 8। तो आज की इस कक्षा में हम दक्षता अभ्यास 8 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करने से पहले हम इस पाठ की जो थ्योरी है, जो मेन मुख्य बातें हैं इस पाठ से संबंधित, उनको जानेंगे। उसके बाद हम इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। देखिए, जैसे कि पाठ का नाम है कोण, तो सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कि कोण क्या होता है, कोण किसे कहते हैं। देखिए, कोण की परिभाषा है, जब दो किरणों के प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं तब उन किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण को संकेत कोण से प्रदर्शित करते हैं। अब इस परिभाषा में कहा गया है कि जब दो किरणों के प्रारंभिक बिंदु एक ही हों, जैसे एक किरण यहां पर है OQ, दूसरी किरण है OP। इन दोनों किरणों का प्रारंभिक बिंदु O है। ये दोनों किरणें बिंदु O से शुरू हो रही हैं। तो इनके जब दो किरणें एक ही प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट हों तो उनके बीच का जो ये झुकाव होता है इसी को हम कहते हैं कोण। और जिस बिंदु से दोनों कोणे, जिस बिंदु पर ये कोण बनता है उस बिंदु को हम कहते हैं कोण का शीर्ष। इस बिंदु को हम कहेंगे शीर्ष। इन दोनों किरणों का जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसको हम कहेंगे कोण का शीर्ष। और इस कोण को बनाने वाली जो ये दो किरण है इसको हम कहते हैं कोण की भुजा। इन दोनों को कोण की भुजा कहा जाता है। और किसी भी कोण को प्रदर्शित करने के लिए इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं कोण। ये कोण को प्रदर्शित करने के लिए हम ये कोण के संकेत से उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे इस कोण का हमको नाम लिखना है तो इस कोण का नाम हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं। एक, केवल शीर्ष, जिस शीर्ष पर कोण का निर्माण होता है उस शीर्ष का नाम लिखकर पहले हम चिन्ह लगाएंगे, संकेत कोण का ये संकेत है, और फिर उस शीर्ष का अक्षर लिख देंगे जिस पर कोण बना हुआ है। तो इस कोण का शीर्ष है O, तो बिंदु O पर ये कोण बना है इसलिए हमने इसको लिखा कोण O। दूसरा तरीका है इस कोण का नाम लिखने का। पहले हम कोण का संकेत बनाएंगे, उसके बाद तीन अक्षरों का उपयोग करेंगे इसका नाम लिखने के लिए। और वे तीन अक्षर शीर्ष वाले अक्षर को, जिस बिंदु पर कोण बनता है, जो कोण का शीर्ष होता है उस वाले अक्षर को हम सदैव बीच में रखेंगे। तो अगर इस कोण का नाम हमें तीन अक्षरों का उपयोग करके लिखना है तो यहां से स्टार्ट करेंगे QOP, QOP, या हम स्टार्ट कर सकते हैं बिंदु P से भी, POQ, POQ। पर जिस कोण का हमको नाम लिखना है उसके शीर्ष वाले अक्षर को सदैव हम बीच में ही रखेंगे। ठीक है, तो किसी कोण का नाम लिखने के हमारे पास तीन तरीके हैं। एक तो उस कोण के शीर्ष का नाम लिखकर, उस शीर्ष वाले बिंदु का नाम लिखकर। दूसरा, कोई से तीन अक्षरों का उपयोग करके, परंतु सदैव शीर्ष वाला जो अक्षर होता है, शीर्ष वाला जो बिंदु होता है उसका नाम सदैव हम बीच में ही रखते हैं। तो POQ नाम लिखिए इसका, या QOP। अगर एक ही शीर्ष पर एक से अधिक कोण बने तब हम इस वाले तरीके से उसका नाम नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगले पॉइंट पर देखिए, कोण का नामकरण कैसे करते हैं। एक बिंदु पर जब कई कोण बनते हैं तो कोण को लिखते समय कोण के को तीन अक्षरों से निरूपित करते हैं तथा उनके शीर्ष के अक्षर को सदैव बीच में लिखते हैं। जैसे यहां पर ये चित्र है, इस चित्र में यहां पर बिंदु P है, ये है बिंदु P, और एक किरण है PB, ये है PB किरण, यहां पर है बिंदु B। और ये किरण है PA, यहां पर बिंदु का नाम है A। और ये PC, तीन किरणें स्टार्ट हो रही हैं बिंदु P से। यहां पर तीन किरणें एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहां पर दो कोण, देखिए कितने कोण यहां पर बन रहे हैं। एक कोण तो इन दोनों रेखाओं के बीच में बनेगा, एक कोण इन दो किरणों के बीच में बनेगा, और एक कोण इस पहली वाली रेखा और तीसरी वाली रेखा के बीच में बनेगा।
तो इस चित्र में 3 कोण बन रहे हैं और तीनों कोणों में P बिंदु जो है वही इनका शीर्ष है। बिंदु P पर ये 3 कोण बन रहे हैं। एक कोण जो है भुजा PA और PB के बीच में, दूसरा कोण भुजा PB और PC के बीच में, तीसरा कोण है PA और PC इन दोनों भुजाओं के बीच में। तो इस शीर्ष पर 3 कोण बन रहे हैं। तो इन तीनों कोण का नाम अगर हम इस प्रकार लिख दें कोण P, तो कोण P हम इन तीनों कोण का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि हमको पता नहीं चलेगा कि कौन से कोण की बात हो रही है, कोण 1 की, 2 की या 3 की। तो यहां पर इन कोणों का नाम लिखने के लिए हम 3 अक्षरों का उपयोग करेंगे और उस अक्षर को जिस शीर्ष पर कोण बनता है उस अक्षर को हम सदैव बीच में रखते हैं। जैसे हमें इसे कोण 1 वाले का नाम लिखना है, ये कोण 1 जो बन रहा है, ये कोण 1 जो है भुजा PA और PB के बीच में बना है, तो ये शीर्ष P पर बन रहा है, तो इसका नाम हम इस प्रकार लिख सकते हैं APB, APB। या इस कोण का नाम इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कोण BPA। पर यहां पर जो P वाला बिंदु है, ये कोण 1 जो है शीर्ष P पर बन रहा है, तो P वाले अक्षर को हमने बीच में रखा है यहां पर। अगर कोण 2 का नाम हम लिखें, यहां पर कोण 2 का नाम हम इस प्रकार लिखेंगे। देखिए कोण 2 जो है शीर्ष P पर बन रहा है और कौन सी दो भुजा के बीच में बना है, PB और PC के बीच में बना है, तो इसका नाम इस प्रकार लिखेंगे हम कोण BPC, BPC। और या इसी कोण का नाम इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं CPB, कोण CPB। शीर्ष वाला जो अक्षर होगा, शीर्ष वाले बिंदु का जो अक्षर होगा वह सदैव बीच में ही रहेगा। अब तीसरा कोण जो है, ये तीसरा कोण भुजा PA और PC के बीच में बन रहा है, तो इस कोण का नाम हम इस प्रकार लिख सकते हैं APC, कोण APC। या CPA, कोण CPA। तो जब भी एक शीर्ष पर एक से अधिक कोण बनते हैं, तब हम उन कोणों का नाम लिखने के लिए 3 अक्षरों का उपयोग करते हैं और शीर्ष वाले बिंदु का जो अक्षर होता है उसको सदैव बीच में रखते हैं। ठीक है, अब आप कोण का नामकरण करना सीख गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट है हमारा कोण के अभ्यंतर और बहिर्भाग। अब कोण का अभ्यंतर और बहिर्भाग क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए यहां पर एक कोण बना हुआ है PQR, ये कोण है। ये कोण इस तल को, देखिए ये स्क्रीन पर यहां पर ये कोण बना हुआ है, तो ये कोण स्क्रीन को 2 भाग में बांट रहा है। एक भाग को हम अंतर्भाग कहते हैं, एक भाग को हम बोलते हैं बहिर्भाग। अब अंतर्भाग किस भाग को बोलेंगे, तो अंतर्भाग की परिभाषा है, पहले समझिए, एक कोण तल को 2 भागों में विभाजित करता है। एक भाग में कोण के सभी आंतरिक बिंदु जैसे A स्थित है, तल के इस भाग को कोण का अभ्यंतर कहते हैं। देखिए कोण का वह भाग जिसमें कोण के अंदर के बिंदु स्थित होते हैं, जैसे इस कोण के अंदर ये बिंदु A है, कोण के बाहर बिंदु है B, और इस कोण की किरण पर, कोण की भुजा पर एक बिंदु यहां पर C दिया गया है। तो जो बिंदु कोण के अंदर स्थित होते हैं उसे हम कोण का अभ्यंतर कहते हैं। यहां पर परिभाषा इसकी लिखी गई है, एक भाग में कोण के सभी आंतरिक बिंदु स्थित हैं, तल के इस भाग को कोण का अभ्यंतर कहते हैं। तो कोण के अंदर के बिंदु जहां स्थित होते हैं उसी को हम कोण का अभ्यंतर कहते हैं या अंतःभाग कहते हैं। अब दूसरा तल का वह भाग जिसमें कोण के बाहर के बिंदु स्थित हैं, कोण का बाह्य भाग कहते हैं। तो इस कोण के बाहर कौन कौन से बिंदु स्थित हैं, ये बिंदु B जो है इस कोण के बाहर स्थित है। जैसे यहां पर एक बिंदु लें P, यहां पर एक बिंदु ले लें R, ये इस कोण से बाहर स्थित हैं, तो इस ये कोण के बाह्य क्षेत्र में कहलाएंगे। तो ये कोण का बाह्य क्षेत्र होगा। तो वह क्षेत्र जिसमें कोण के बाहर के बिंदु होते हैं उस क्षेत्र भाग को हम कोण का बाह्य भाग कहते हैं।
और एक बिंदु ये सी जो है, ये तो ना तो कोण के अंदर है, ना कोण के बाहर है, ये कोण की भुजा पर स्थित है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि बिंदु सी कोण पी क्यू आर की भुजा पर स्थित है, अतः कोण से संबंधित 3 क्षेत्र होते हैं। तो एक कोण पर हम एक कोण किसी तल को दो दो हिस्सों में बांटता है, दो भाग में बांटता है। एक वह भाग जिसमें कोण के अंदर के बिंदु स्थित होते हैं, एक वह भाग जिसमें कोण के बाहर के बिंदु स्थित होते हैं, और कुछ बिंदु कोण की भुजा पर भी स्थित होते हैं। तो किसी कोण से 3 क्षेत्र संबंधित होते हैं, एक कोण के अंदर का क्षेत्र, एक कोण के बाहर का क्षेत्र, एक कोण की भुजा वाला क्षेत्र। कोण के किस भुजा पर भी कोई बिंदु हो सकता है, जैसे यहाँ पर एस लिया, इस की भुजा पर बिंदु टी लिया। तो एक कोण से 3 क्षेत्र संबंधित होते हैं, एक अंत्य क्षेत्र, एक बाह्य क्षेत्र, एक भुजा वाला क्षेत्र। भुजा के ऊपर कोई बिंदु हो सकता है। अब कोणों की तुलना, कोणों की तुलना। तो दो कोणों की तुलना हम किस प्रकार करते हैं, दो कोणों की माप और तुलना कैसे करेंगे? दो कोणों की तुलना करने के लिए हमें उनकी माप ज्ञात करनी होगी, और दोनों कोणों की माप ज्ञात करने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं चांदा। कोणों की तुलना, कोणों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उनको मापना आवश्यक होता है। कोणों को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे चांदा कहते हैं। देखिए, हम कोणों को मापने के लिए चांदे का उपयोग करते हैं। तो किसी भी कोण को पहले हम चांदे की मदद से मापेंगे, और जिस कोण की माप अधिक होगी वही कोण बड़ा होगा, और जिस कोण की माप कम होगी उस कोण को हम छोटा कोण कहेंगे। अब ये चांदा क्या होता है? यह एक अर्धवृत्ताकार उपकरण है। देखिए, ये आधे वृत्त की तरह होता है। ये उपकरण चांदा जो है अर्धवृत्ताकार होता है, आधे वृत्त के जैसा होता है, जिससे किसी कोण को मापते हैं। इसके वक्रीय किनारे को 180 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। जो ये इसका किनारा है, वक्र के आकार का इसका किनारा है अर्धवृत्ताकार, इस किनारे को देखिए 180 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें होती हैं बराबर दूरी पर, ये 180 लाइनें होती हैं, और प्रत्येक प्रत्येक लाइन को हम एक अंश कहते हैं, एक डिग्री कहते हैं। और इस पर दोनों दिशाओं में वामव्रत और दक्षिणवर्ती 0 डिग्री से 180 डिग्री तक चिन्ह लगे होते हैं। तो इस चांदे के, ये जो कोण मापने का उपकरण है चांदा, इसके किनारे अर्धवृत्ताकार होते हैं, और ये वक्र पर इसके किनारे को बराबर 180 भागों में बांटा जाता है। किनारों पर बराबर दूरी पर 180 लाइनें होती हैं यहाँ पर, ठीक है, और प्रत्येक लाइन को हम कहते हैं 1 डिग्री। इस प्रकार कोण, इस उपकरण का जो ये वक्रीय किनारा है, इस पर कुल कितने 80 का कोण बनता है? 180 डिग्री का। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एक एक लाइन को एक एक डिग्री कहते हैं हम। तो इस पूरे किनारे को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक भाग को हम कहते हैं एक अंश। और ये एक 0 से 180 तक की जो गिनती होती है, ये दोनों दिशाओं में होती है, वामवर्त दिशा में और दक्षिणवर्त दिशा में भी, घड़ी के घूमने वाली दिशा में भी, और घड़ी के, देखिए, विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई इस प्रकार घूमती है, इस दिशा में, तो घड़ी के घूमने वाली दिशा को हम कहते हैं वामव्रत। कौन सी दिशा होती है? वामवर्ती। और दक्षिण व्रत होता है घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा को हम कहते हैं दक्षिण व्रत। तो दोनों दिशाओं में यहाँ पर 0 से लेकर 180 डिग्री तक की गिनती लिखी हुई होती है। देखिए, यहाँ पर 0 से 0, 10, 20, 30, 40, इस प्रकार यहाँ पर 180 डिग्री तक समाप्त हो जाएंगी। इधर से भी 0 से और उधर तक 180 डिग्री तक भाग बने हुए हैं। तो इस उपकरण की मदद से हम कोणों को मापते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कोण के प्रकार। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं ये समझते हैं। देखिए, कोण, पहला कोण होता है रिजु कोण, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। देखिए, एक कोण होता है रिजु कोण, जिसको हम सरल कोण भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसका नाम है स्ट्रेट एंगल। तो वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री होती है उस कोण को रिजु कोण कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, जिस कोण की माप 180 डिग्री होती है उसे रिजु कोण कहते हैं।
तो जिस कोण की माप 180 डिग्री होगी उस कोण को हम कहते हैं रिजु कोण या सरल कोण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब दूसरा कोण देखिए, दूसरा कोण है संपूर्ण कोण, अंग्रेजी में कंप्लीट एंगल। तो जिस कोण की माप 360 डिग्री होती है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। तो जिस कोण की माप 360 डिग्री होती है उस कोण को हम कहते हैं संपूर्ण कोण। फिर अगला कोण देखिए, कोण नंबर 3, शून्य कोण, अंग्रेजी में जीरो एंगल। यदि किसी कोण की माप शून्य डिग्री हो, देखिए जिस कोण की माप 0 डिग्री होती है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। तो जिस कोण की माप 0 डिग्री होगी उसी कोण को हम कहेंगे शून्य कोण। अब चौथे प्रकार का कोण है समकोण, अंग्रेजी में राइट एंगल। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है उसे समकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। फिर अगला कोण आता है हमारा न्यून कोण, अंग्रेजी में एक्यूट एंगल। वह कोण जो शून्य कोण से बड़ा किंतु एक समकोण से छोटा होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, अभी हमने पढ़ा था। तो वह कोण जो 90 डिग्री से तो छोटे हों और 0 डिग्री से बड़े होते हैं। तो वे सभी कोण जो 0 डिग्री से बड़े होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, उन्हीं को हम न्यून कोण कहते हैं, अंग्रेजी में एक्यूट एंगल। छठे प्रकार का कोण देखिए, अधिक कोण, अंग्रेजी में ऑब्ट्यूस एंगल। तो अधिक कोण उन कोण को कहा जाता है जिनकी माप 90 डिग्री से अधिक होती है। वे कोण जो 90 डिग्री से अधिक होते हैं, 180 डिग्री से उनकी मापें कम होती है। 90 डिग्री से बड़े कोण और 180 से छोटे कोण, उन कोणों को हम कहते हैं अधिक कोण, अंग्रेजी में ऑब्ट्यूस एंगल। अब अगला प्रकार का कोण है बृहत कोण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो वह कोण जो एक रिजु कोण से बड़ा, रिजु कोण का मतलब 180 डिग्री, तो वह कोण जिनकी माप 180 डिग्री से तो अधिक हो परंतु संपूर्ण कोण से छोटा हो, 360 डिग्री से उसकी माप कम हो, तो उन कोण को हम वृत्त कोण कहते हैं, अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल। तो जिन कोणों की माप 180 डिग्री से अधिक होती है और 360 डिग्री से कम होती है, उन्हीं कोण को हम वृत्त कोण कहते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा कोण युग्म। कोण युग्म का मतलब है उभयनिष्ठ शीर्ष पर बने दो कोणों के समूह को कोण युग्म कहते हैं। देखिए एक ही शीर्ष पर बने दो कोणों को हम कोण युग्म कहते हैं। अब हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के कोण युग्म पढ़ेंगे। पहले प्रकार का कोण युग्म है आसन कोण। आसन कोण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे कोण युग्म को जिसका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो तथा उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और अन्य भुजाएं स्थित हो। तो ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, जैसे इस चित्र में यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ए ओ बी, दूसरा कोण है सी ओ बी। इन दोनों कोण का जो शीर्ष है, दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु ओ है और इन दोनों कोण की एक भुजा उभयनिष्ठ है। देखिए ये ओबी वाली जो भुजा है ये दोनों कोण में एक जैसी है। ओबी वाली जो भुजा है दोनों कोण के लिए एक ही है। तो ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उनका शीर्ष भी उभयनिष्ठ हो। तो ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष एक ही होते हैं और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, तो उन कोणों को हम आसन कोण कहते हैं। और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती हैं, वे इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित होती हैं। जैसे ये उभयनिष्ठ रेखा है, ये दोनों, ये वाली किरण जो है ये दोनों कोणों में एक ही है। तो जो ये वाली किरण है एक ओसी और ओ ए, इस ओबी वाली किरण से विपरीत ओर है, एक ही ओर नहीं है ये। तो आसन कोण हम उन कोणों को कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष उभयनिष्ठ होता है और एक किरण उभयनिष्ठ होती है और अन्य दो किरणें इस उभयनिष्ठ किरण के विपरीत ओर स्थित होती हैं। ऐसे कोणों को हम आसन कोण कहते हैं या एडजेसेंट एंगल्स, और इनका एक नाम और होता है सलंग कोण। अब दूसरे प्रकार का कोण युग्म देखिए, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म भी आसन ही कोण होते हैं। ऐसे दो आसन कोण देखिए,
आसन कोण के ऐसे युग्म जिनका योगफल 180 डिग्री होता है रैखिक युग्म कहलाते हैं। अगर ऐसा कोई आसन कोण का युग्म है जिनका योगफल 180 डिग्री आ जाए, देखिए इस चित्र में यहां पर बिंदु O से एक किरण OA जा रही है, एक किरण OB जा रही है, एक किरण OC है। तो इन दोनों यहां पर दो कोण बन रहे हैं, एक कोण AOC, दूसरा कोण है BOC। ये दोनों कोणों का शीर्ष उभयनिष्ठ है O, और ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों कोणों की। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन कोण कहलाएंगे, AOC और BOC। ये दोनों कोण आसन कोण है। अगर इनका योगफल 180 डिग्री होगा, जैसे मान लिया हमने 60 डिग्री का कोण है, ये 120 डिग्री का कोण है। अगर इन दो आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री आ जाएगा, तब इन आसन कोणों को ही हम रैखिक युग्म कहते हैं। और रैखिक युग्म में जो ये दो अउभयनिष्ठ रेखा होती हैं कोणों की, जैसे यहां पर OA और OB, ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं, अर्थात ये दोनों रेखा एक सीधी रेखा का निर्माण करती हैं। तो रैखिक युग्म उन दो आसन कोणों के जोड़े को कहते हैं हम जिनका योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। और रैखिक युग्म की जो अउभयनिष्ठ भुजाएं होती हैं, जो दोनों कोणों में उभयनिष्ठ नहीं होती हैं, वे दोनों रेखा एक दूसरे के विपरीत होती हैं और एक सीधी रेखा का निर्माण करती हैं। तो यहां पर ये BOC एक सीधी रेखा होगी अगर ये दोनों रैखिक युग्म हैं तब। अब अगला कोण युग्म देखते हैं। अगला कोण युग्म है आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब ये शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, ये समझिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तब उनमें बने उन दो कोणों को जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ न हो शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते, जैसे जैसे इस चित्र में ये दो रेखा हैं, एक AC, ये एक रेखा है AC, दूसरी रेखा है BD। यहां पर B है और यहां पर D, ये A और ये C। दो रेखा AC और BD दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं। ये तो जब ये दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो चार कोण बनते हैं। जैसे एक कोण तो रेखा OA और OD के बीच में बनेगा, दूसरा कोण OA OB के बीच में बना, तीसरा कोण OB और OC के बीच में, चौथा कोण OC और OD के बीच में। तो जब दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण बनते हैं। अब प्रश्न परिभाषा में कहा गया है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें एक बिंदु पर, तो उनमें बने उन दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे जिनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। अब देखिए ये जो कोण दो है, ये कोण दो और ये कोण चार जो है, इन दोनों कोण में इनका शीर्ष तो उभयनिष्ठ है पर कोई सी भुजा दोनों की, देखिए इस कोण की भुजा दो अलग हैं और कोण चार की भुजा दो अलग हैं, पर दोनों कोण का शीर्ष जो है वो उभयनिष्ठ है, दोनों का शीर्ष एक जैसा है पर दोनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो इन दोनों कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। कोण दो और कोण चार एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। इसी प्रकार देखिए कोण एक और कोण तीन जो है, कोण एक की भुजा OA और OD है, कोण तीन की भुजा OB और OC है। तो कोण एक और कोण तीन भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे क्योंकि इनका शीर्ष तो उभयनिष्ठ है पर भुजाएं एक दोनों की उभयनिष्ठ नहीं है, इसकी दो भुजा अलग हैं और उसकी दो भुजा अलग हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा आप समझ गए होंगे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण का निर्माण होता है, और उन कोणों में दो उन कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो पर कोई सी भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो। उन दो कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब अगला कोण युग्म देखिए, नंबर 4 है कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण
यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण अथवा कोटि पूरक कोण कहते हैं। अगर हमारे पास कोई दो ऐसे कोण हैं, देखिए इन कोण युग्म के लिए शीर्ष का उभयनिष्ठ होना जरूरी नहीं है कि ऐसे दो कोण बस उनकी माप का योगफल, जैसे इस कोण की माप 40 डिग्री है और इस कोण की माप 50 डिग्री है। अब इन दोनों कोणों का अगर हम योगफल ज्ञात करें 40 और 50 का, तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे या कोटि पूरक कोण कह सकते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटि पूरक कोण कहते हैं। अब अगला कोण युग्म देखिए, नंबर 5, संपूरक कोण। संपूरक कोण अंग्रेजी में इस कोण को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोण का योगफल 180 डिग्री आ जाता है तब हम उन दोनों को एक तब वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोण है 140 डिग्री का, दूसरा कोण है ये 40 डिग्री का। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 140 में 40 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे क्योंकि इनका योगफल 180 डिग्री है। तो इस पाठ में जो भी मुख्य बातें थी इस पाठ से संबंधित वो सब यहाँ पर अब हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम इस पाठ की जो दक्षता अभ्यास है 8 उसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए इसमें यहाँ पर सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने कोण की परिभाषा सीखी। कोण क्या होता है? जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो उनके बीच के झुकाव को कोण हम कहते हैं, और उस उभयनिष्ठ बिंदु को जहां से दोनों किरणें शुरू होती हैं उस उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं। और इन किरणों को हम उभयनिष्ठ जिन किरणों से कोण का निर्माण होता है उसे कोण की भुजा कहते हैं। जैसे यहाँ पर ओ क्यू ओ पी इस कोण की भुजा है। फिर कोण का नामकरण कैसे करते हैं? अगर एक ही शीर्ष पे एक से अधिक कोण बनते हैं तो उसका नाम लिखने के लिए हम तीन अक्षरों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हमने सीखा कि तीन अक्षरों का उपयोग करेंगे और शीर्ष वाले अक्षर को हम सदैव बीच में रखेंगे कि जो कोण जिस शीर्ष पर बन रहा है उसके अक्षर को सदैव बीच में रखा जाता है। फिर हमने सीखा कोण का अभ्यंतर और बहिर्भाग। तो कोण के वे सभी बिंदु जो कोण के अंदर, कोण का वह भाग जिसमें कोण के अंदर के सभी बिंदु स्थित होते हैं उसे अंत्य भाग कहते हैं, और वह भाग जिसमें कोण के बाहर के बिंदु स्थित होते हैं उसे बाह्य भाग कहते हैं, और कुछ बिंदु कोण की भुजा पर भी स्थित होते हैं। तो कोण से तीन क्षेत्र संबंधित होते हैं, एक अंतः क्षेत्र जिसमें कोण के अंदर के बिंदु होते हैं, एक बाह्य क्षेत्र जिसमें कोण के बाहर कोण के बाहर के बिंदु स्थित होते हैं, और कुछ कोण कोण की भुजा पर स्थित होते हैं। ये तीन क्षेत्र कोण से संबंधित होते हैं। अब कोणों की तुलना करने के लिए हम कोण को मापते हैं, और कोण का मापन हम जिस उपकरण से करते हैं उसे चांदा कहते हैं। चांदा एक अर्धवृत्ताकार उपकरण होता है जिसके किनारे वक्रीय किनारे को 180 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है और प्रत्येक हिस्से को 1 डिग्री नाम दिया जाता है, और इसके वृत्तीय किनारे पर दोनों दिशाओं में, वामवर्त दिशा में और दक्षिणवर्त दिशा में 0 से लेकर 180 डिग्री तक की गिनती लिखी हुई होती है। फिर हमने कोण के प्रकार सीखे। रिजु कोण, वह कोण जिसकी मा वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री होती है उसको हम रिजु कोण कहते हैं, अंग्रेजी में राइट एंगल। संपूर्ण कोण, वह कोण जिस कोण की माप 360 डिग्री होती है उसको हम संपूर्ण कोण कहते हैं, अंग्रेजी में कंप्लीट एंगल। फिर जीरो कोण, जिस कोण की माप 0 डिग्री होती है उस कोण को हम शून्य कोण कहते हैं, अंग्रेजी में जीरो एंगल। फिर आता है समकोण, तो जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है उसे हम समकोण कहते हैं, अंग्रेजी में राइट एंगल। न्यून कोण, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होती है उसको हम न्यून कोण, अंग्रेजी में राइट एंगल बोलते हैं। अधिक कोण, वह कोण जिस कोण की माप 190 डिग्री से अधिक होती है पर 180 डिग्री से कम होती है उस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं, अंग्रेजी में ऑब्ट्यूस एंगल।
फिर आता है व्रत कोण। व्रत कोण वह कोण होता है जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक पर 360 डिग्री से कम होती है। अंग्रेजी में इस कोण को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। फिर हमने कोण युग्म पढ़े। कोण युग्म वे कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनके शीर्ष उभयनिष्ठ होते हैं। तो पहला हमने कोण युग्म पढ़ा आसन कोण, अंग्रेजी में इसको एडजेसेंट एंगल, और इसका दूसरा नाम होता है सलंग कोण। आसन कोण उन दो कोणों को कहते हैं जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ होता है और उनकी एक भुजा भी उभयनिष्ठ होती है। अन्य दो भुजा इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशाओं में होती हैं। फिर रैखिक युग्म हमने पढ़ा। रैखिक युग्म ऐसे दो आसन कोणों को कहा जाता है जिनका योगफल 180 डिग्री आ जाए। तो रैखिक युग्म की जो विपरीत अउभयनिष्ठ भुजाएं होती हैं दोनों एक रेखा का निर्माण करती हैं। फिर हमने पढ़ा शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो चार कोण बनते हैं, और ऐसे दो कोणों को जिनका शीर्ष एक जैसा हो और एक भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर आते हैं कोटि पूरक कोण, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कोटि पूरक कोण उन दो कोणों को कहा जाता है जिनका योगफल 90 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनको जोड़कर अगर 90 डिग्री आ जाएगा उनको उन दोनों कोण को एक दूसरे का हम पूरक कोण, कोटि पूरक कोण या अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फिर आता है संपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है उन दो कोणों को हम संपूरक कोण कहेंगे एक दूसरे के। जैसे यहाँ पर 140 में 40 जोड़ेंगे 180 डिग्री आ जाएगा, और तो ये एक तो 40 का संपूरक कोण 140 कहलाएगा और 140 का संपूरक कोण 40 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर आ गया है 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण है। अब इस दक्षता अभ्यास 8 के सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। अब इस पाठ की सारी थ्योरी हमने पढ़ ली है, समझ भी ली है। अब इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तिल्लियां हों तो दो आसन तिल्लियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए साइकिल का जो पहिया होता है वो वृत्ताकार होता है, उसका केंद्र होगा, और केंद्र से परिधि को मिलाते हुए कुछ तिल्लियां यहाँ पर तिल्लियां खींची हुई है। ये 36 तिल्लियां हैं। इस प्रकार इन तिल्लियों की संख्या कितनी है? 36 तिल्लियां हैं। ये साइकिल का पहिया है, उसके केंद्र से कुछ तिल्लियां हैं वृत्त की परिधि पर खींची हुई हैं, और इन तिल्लियों की संख्या है 36। तो कोई सी दो आसन तिल्लियों के बीच का कोण हमको बताने के लिए कहा गया है। अब देखिए जब इस वृत्ताकार पथ में हम 36 तिल्लियां खींचेंगे तो यह वृत्त 36 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। कोई सी दो तिल्लियों इस प्रकार के 36 हिस्से हो जाएंगे इसके। जब इस वृत्ताकार पहिए को हम 36 तिल्लियां इसके अंदर बनाएंगे तो यह वृत्ताकार पहिया 36 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब इस केंद्र पर देखिए, केंद्र पर पूरा कोण जो होता है किसी बिंदु पर संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है, संपूर्ण कोण। तो इस 360 डिग्री को जब 36 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा तो हमसे पूछा गया है कि एक हिस्से का कितना कोण होगा, कि दो तिल्लियों के बीच का जो एक हिस्सा बनेगा इसका कितना कोण होगा, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो केंद्र पर संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होगा, और 36 सममित तिल्लियों द्वारा इस वृत्ताकार पहिए को हम 36 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। तो एक हिस्से का कोण कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? तो इसको हम लिखेंगे दो आसन तिल्लियों के आसन तिल्लियों के बीच का कोण, बीच का कोण बराबर। देखिए इस केंद्र पर संपूर्ण कोण बनेगा 360 डिग्री का। अब इस 360 डिग्री के कोण को हमने 36 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, तो एक हिस्से का माप ज्ञात करने के लिए 36 से हम इसको भाग कर देंगे। 36 दाई 360, तो ये 10 डिग्री आ जाएगा। तो दो आसन तिल्लियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 10 डिग्री का। यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। कोणों 60 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री के संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 2 में हमें कुछ कोण की माप दी गई है और इन दिए गए कोणों की माप के संपूरक कोण हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अभी हमने सीखा था कि संपूरक कोण उन दो कोणों को कहते हैं जिनका योगफल 180 डिग्री आता है। तो हमें कोण 60 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है।
तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो लिखेंगे 60 डिग्री का संपूरक कोण। संपूरक कोण। तो किसी भी कोण का संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए उस कोण की माप को हम 180 डिग्री में से घटा देंगे, तो हमें उस कोण का संपूरक कोण मिल जाएगा। यहां पर 60 डिग्री का हमको संपूरक कोण ज्ञात करना था, तो 180 डिग्री में से हम 60 डिग्री घटा देंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो 60 डिग्री कोण का संपूरक कोण है 120 डिग्री। अब अगला कोण है हमारा 120 डिग्री, तो लिखते हैं 120 डिग्री का संपूरक कोण। संपूरक कोण। तो 180 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे 120 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा 60 डिग्री। तो 120 डिग्री का संपूरक कोण है 60 डिग्री। अब अगला कोण है यहां पर 140, तो लिखिए 140 का संपूरक कोण। संपूरक कोण। तो 180 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे 140 डिग्री को, तो यहां शेष बचेगा 40 डिग्री। तो 140 डिग्री का संपूरक कोण है 40। 140 में 40 जोड़ेंगे तो हमको 180 मिल जाएगा। अब अगला कोण है हमारा 150 डिग्री का। 150 डिग्री का संपूरक कोण। तो 180 में से हम 150 घटा देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे 150 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री का कोण। प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है कि पीछे मुड़, तो वह कितने अंश से घूम जाता है? और जब छात्र को निर्देशित किया जाएगा दाएं मुड़, तो वह कितने अंश से घूम जाता है? देखिए, व्यायाम करते हुए जैसे कोई छात्र है, अगर वो पूर्व दिशा में व्यायाम, उसका जो मुंह की दिशा है वह पूरब दिशा में है और वो व्यायाम कर रहा है। जैसे मैं इधर कैमरे के सामने देख रहा हूं, तो अगर कैमरा उत्तर दिशा में है, तो जब मुझसे पीछे मुड़ने के लिए कहा जाएगा, जैसे मैं कैमरे की दिशा में, कैमरा उत्तर दिशा में लगा हुआ है और मैं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके व्यायाम कर रहा हूं, अगर मुझसे पीछे मुड़ने के लिए कहा जाएगा, तो देखिए पहले मैं बाएं दाहिनी ओर मुड़ूंगा या बाएं ओर मुड़ूंगा। तो पीछे मुड़ने के लिए अगर मैं बाईं ओर मुड़ता हूं, तो बाएं ओर मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री के कोण पर मुड़ना, दाहिनी ओर मुड़ना। अगर मैं उत्तर की दिशा में खड़ा हुआ हूं, अगर मुझको दाएं मुड़ना है, तो मैं 90 डिग्री के कोण पर घूमूंगा और 90 डिग्री के कोण पर घूमने पर मेरे मुंह की जो दिशा हो जाएगी वह उत्तर से हो जाएगी अब पूरब दिशा। और फिर हमको पीछे मुड़ना था, तो 90 डिग्री और घूमूंगा। तो पीछे मुड़ने के लिए मुझे कुल कितने डिग्री के कोण पर घूमना होगा? 180 डिग्री का कोण घूमना होगा। तो जब छात्र को पीछे मुड़ने के लिए कहा जाएगा, तो वह 180 डिग्री के कोण पर घूम जाएगा। देखिए, अगर चारों दिशाओं को यहाँ पर स्क्रीन पर हम इस समतल पर प्रदर्शित करें, तो ऊपर की दिशा को प्रदर्शित करते हैं हम इसको बोलते हैं उत्तर दिशा, नॉर्थ। और जो यहाँ दाहिने हाथ पर दिशा होती है इसको बोलते हैं ईस्ट, पूरब दिशा। और नीचे की ओर जो दिशा होती है इसको हम कहते हैं साउथ, दक्षिण दिशा। और इधर की ओर जो दिशा होगी इसको बोल देंगे वेस्ट, पश्चिम दिशा। तो अगर छात्र उत्तर की दिशा में मुंह करके व्यायाम कर रहा है, तो जब वह पीछे मुड़ेगा तो उसके मुंह की दिशा हो जाएगी दक्षिण दिशा में। और उत्तर और पूरब दिशा के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। और पूरब और दक्षिण दिशा के बीच का कोण भी कितना? 90 डिग्री। तो जब वह उत्तर से उसके मुंह की दिशा हो जाएगी दक्षिण दिशा, तो वह कितने डिग्री पर घूम जाएगा? 300 वो 180 डिग्री पर। 90 90 180 डिग्री। अब दूसरा भाग देखिए, दाएं मुड़, तो वह कितने अंश से घूम जाता है? अगर उस छात्र को दाएं मुड़ने के लिए कहा जाएगा, तो वह कितने डिग्री पर घूमेगा? अगर वह पूरब दिशा में मुंह करके व्यायाम कर रहा है, यहाँ उत्तर दिशा में, देखिए जब वह व्यायाम कर रहा है तो उसका मुंह उत्तर दिशा में है। तो जब उसको दाएं मुड़ने के लिए कहा जाएगा, तो वह दाएं मुड़ने पर उसके मुंह की दिशा हो जाएगी पूरब दिशा। तो वह पूरब दिशा में चला जाएगा। और उत्तर दिशा से पूरब दिशा के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। तो वह कितने अंश पर घूम जाएगा? 90 डिग्री के कोण पर वह घूम जाएगा। तो इस दूसरे भाग का उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 पर।
प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि निम्नांकित कोणों के प्रकार उनकी माप के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ कोण दिए गए हैं और उनकी माप के आधार पर इन कोणों का हमको प्रकार बताना है। अभी हमने कोणों के प्रकार पढ़े थे। देखिए 0 डिग्री का कोण, जिस कोण की माप 0 डिग्री होती है उस कोण को हम कहते हैं शून्य कोण। शून्य कोण। 30 डिग्री, देखिए इस कोण की जो माप है 0 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से कम है। तो ऐसा कोण जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से कम होती है, उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण। फिर 90 डिग्री, तो वह कोण जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है उस कोण का नाम था समकोण। ये अभी हमने सीखा है क्लास को जब शुरू किया था। 135 डिग्री, तो वह कोण जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम होती है उस कोण को हम कहते हैं अधिक कोण। तो 135 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इस कोण का नाम है अधिक कोण। फिर उसके बाद 180 डिग्री, तो जिस कोण की माप 180 डिग्री होती है उसका नाम हमने रखा था रिजु कोण। रिजु कोण। तो वह कोण जिस कोण की माप 180 डिग्री होती है उसको हम रिजु कोण या सरल कोण कहते हैं। 225 डिग्री, देखिए वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम होती है उस कोण को हम कहते हैं बृहत कोण। बृहत कोण, अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल। तो वह कोण जिस कोण की माप 100 डिग्री 180 से अधिक और 360 से कम होती है, तो ये 225 180 से अधिक है और 360 से कम है, इसलिए इस कोण का नाम है वृत्त कोण। फिर है 360 डिग्री का कोण। देखिए 360 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम कहते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। तो प्रश्न संख्या 4 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 में निम्नांकित का उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान हमको दिए गए हैं और इन रिक्त स्थान में हमको उचित शब्द यहाँ पर भरना है। देखिए न्यून कोण का कोटिपूरक कोण होता है। देखिए कोई न्यून कोण ले हम, न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। तो जैसे एक कोण मैंने लिया 30 डिग्री, यह न्यून कोण है। और इस जब न्यून कोण का हम कोटिपूरक कोण ज्ञात करेंगे, तो किसी भी कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात करने के लिए हम उस कोण को, जैसे अगर इस 30 डिग्री का कोटिपूरक कोण निकालना है हमको, तो 90 डिग्री में से इस कोण की माप को घटा देंगे। तो 90 में 30 घटाएंगे तो ये 60 आ जाएगा। तो 60 किस प्रकार का कोण है यहाँ पर? ये भी न्यून कोण ही है। तो अगर किसी न्यून कोण का हम कोटिपूरक कोण ज्ञात करते हैं तो जो माप आती है कोण की वह भी न्यून कोण ही होती है। तो यहां पर हमको बनना होगा न्यून कोण। तो न्यून कोण का कोटिपूरक कोण भी न्यून कोण ही होता है। दूसरा रिक्त स्थान देखिए, न्यून कोण का संपूरक कोण। अगर किसी न्यून कोण का हम संपूरक कोण निकालें, न्यून कोण वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम होती है। तो एक कोण हमने लिया 30 डिग्री का, ये एक न्यून कोण है। इसका जब हम संपूरक कोण निकालेंगे तो 30 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए 180 में से हमें इसको घटाना होगा, क्योंकि संपूरक कोण उन दो कोणों को कहा जाता है जिनका योगफल 180 हो। तो अगर 30 डिग्री का हमको संपूरक कोण ज्ञात करना है तो 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा। अब ये 150 डिग्री किस प्रकार का कोण है? ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। तो इस कोण को हम कहेंगे अधिक कोण। तो किसी न्यून कोण का जब हम संपूरक कोण निकालते हैं तो जो कोण हमको प्राप्त होता है वह कोण किस प्रकार का होगा? अधिक कोण होता है। तीसरा रिक्त स्थान देखिए, एक समकोण का संपूरक कोण। देखिए समकोण की माप 90 डिग्री होती है और जब 90 डिग्री कोण का हम संपूरक कोण निकालेंगे तो 180 में से 90 घटाना होगा हमको। जब इस कोण का हमको संपूरक कोण निकालना है तो 180 में से हम 90 घटाएंगे तो हमको 90 ही मिल जाएगा। तो संपूरक कोण का जब हमने संपूरक कोण ज्ञात किया तो हमको एक समकोण ही इसका उत्तर मिल गया है, समकोण। फिर चौथा रिक्त स्थान देखिए, यहाँ पर अधिक कोण का संपूरक कोण होता है। देखिए अधिक कोण उस कोण को कहा जाता है जिसका मान 190 डिग्री से अधिक और 180 से कम होता है। तो अधिक कोण हम लेते हैं, जैसे 120 डिग्री का ये अधिक कोण लिया हमने और इसका जब हम संपूरक निकालेंगे तो 180 में से हम 120 को घटाएंगे
और 180 में से 120 घटाने पर 60 डिग्री आएगा। और 60 डिग्री किस प्रकार का कोण हो जाएगा? एक न्यून कोण। 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। तो जब हम किसी अधिक कोण का संपूरक कोण ज्ञात करते हैं तो हमको एक न्यून कोण मिलता है, न्यून कोण। तो प्रश्न संख्या 5 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नांकित कोणों के कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 6 में हमें कुछ कोण दिए गए हैं जिनके कोटिपूरक कोण ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो किसी भी दिए गए कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात करने के लिए हम उस कोण को 90 डिग्री में से घटा देते हैं, क्योंकि दो कोटिपूरक कोणों का योगफल सदैव 90 डिग्री होता है। तो कोटिपूरक कोण उन दो कोणों को कहा जाता है जिनका योगफल 90 डिग्री होता है। तो अगर किसी कोण का हमको कोटिपूरक कोण ज्ञात करना हो, जैसे यहां पर 330 डिग्री का कोटिपूरक कोण हमको ज्ञात करना है, कोटिपूरक कोण, तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में से इस 30 डिग्री के कोण को घटा देंगे तो 60 डिग्री हमको मिल जाएगा। तो 30 डिग्री का कोटिपूरक कोण है 60 डिग्री। दूसरा प्रश्न देखिए, 60 डिग्री का कोटिपूरक कोण, 60 डिग्री का कोटिपूरक कोण, तो 90 में से हम घटा देंगे यहां पर भी 60 डिग्री, तो ये मिल जाएगा 30 डिग्री का। फिर अगला कोण है हमारा 40 डिग्री का। इसका कोटिपूरक कोण निकालना है, तो 40 डिग्री का कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण बराबर आ जाएगा 90 माइनस 40 डिग्री, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। फिर अगला कोण है 50, नंबर 4 है 50 डिग्री का कोटिपूरक कोण, तो 90 डिग्री में से हम घटा देंगे 50 डिग्री, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। तो 50 का कोटिपूरक कोण 40, 40 का कोटिपूरक कोण 50, 60 का कोटिपूरक कोण 30 और 30 का कोटिपूरक कोण है 60 डिग्री। तो प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, निम्नांकित चित्रों में x का मान बताइए। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें दिए गए x का मान हमको बताना है। देखिए पहले वाले चित्र में एक सीधी रेखा है, उस पर एक किरण खड़ी हुई है। तो ये देखिए सीधी रेखा पर जब एक रेखा खड़ी होती है तो जो दो कोण बनते हैं वे एक दूसरे के रैखिक युग्म कहलाते हैं। अर्थात दोनों कोणों को, देखिए यहाँ पर आसन, दो ये आसन कोण है, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, दोनों आसन कोण है और दोनों आसन कोण एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं। तो ऐसे दो आसन कोण जिन जो सीधी रेखा पर बनते हैं उनका योगफल सदैव 180 डिग्री होता है। तो इस x में हम 2x, इस कोण की माप x दी हुई है, दूसरे कोण की माप 2x है, तो x में 2x जोड़ेंगे तो हमको 180 डिग्री मिलेगा। x और 2x जुड़ने पर आ जाएगा 3x बराबर में 180 डिग्री। 3 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो जब 3 से 180 डिग्री को भाग करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो पहले चित्र में x का मान है 60 डिग्री। अब अगला प्रश्न देखिए, यहां पर हमको x का मान ज्ञात करना है। ये एक सीधी रेखा है, उस पर ये यहां पर लंब बना हुआ है, लंब। तो सीधी रेखा और ये लंब बना हुआ है, लंब का मतलब है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। तो अगर हम इस x वाले कोण को, ये नीचे वाला कोण x है, ऊपर का कोण की माप दी गई है 30 डिग्री, तो अगर x और 30 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये कोण, प्रश्न में ये एक सीधी रेखा है, उसके ऊपर एक सीधी रेखा ऊपर है, तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये कोण बनेगा यहाँ पर समकोण। ये समकोण दो कोणों से मिलकर बना है, एक कोण x से और एक कोण इस 30 डिग्री वाले कोण से। अगर x में हम 30 डिग्री जोड़ेंगे तो हमको 90 डिग्री का कोण मिलेगा, और x का मान ज्ञात करने के लिए 30 दूसरे पक्ष में जाकर घट जाएगा, तो 90 में से 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो दूसरे चित्र में x का मान है 60 डिग्री। अब तीसरा चित्र देखिए, यहां पर ये सीधी रेखा है, ठीक है, सीधी रेखा पर ऋजु कोण का निर्माण होता है, तो ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा। तो हमें जो ये कोण दिया गया है x, ये इस सीधी रेखा से आगे तक जा रहा है, ठीक है, ये पूरा कोण है x।
तो अगर हम इस सीधी रेखा पर जो ये कोण बनेगा ये तो 180 डिग्री होगा, और उसमें ये अगला कोण जिसकी माप 30 डिग्री दी गई है, तो अगर इस 180 में ये x जोड़ दें तभी 180 डिग्री में ये 30 डिग्री जोड़ दें तो तभी तो हमें x कोण की माप मिल जाएगी। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 30 के। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 110 डिग्री, वो 210 डिग्री। 180 में 30 जोड़ेंगे 210 डिग्री आ जाएगा। अब चित्र नंबर 4 देखिए। यहां पर देखिए ये एक सीधी रेखा है, दो सीधी रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। तो जब दो सीधी रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण चार कोण बनते हैं, जिसमें से दो दो कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो देखिए कि ये सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर एक ऋजु कोण का निर्माण होता है। तो ये जो दो कोण यहाँ पर बन रहे हैं, एक कोण x है और एक 150 है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों रेखीय युग्म कहलाएंगे, एक रेखा पर बनने वाले कोण। और एक रेखा पर जो कोण बनता है वो ऋजु कोण बनता है 180 डिग्री का। अगर इस x में 150 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ये दोनों रेखीय युग्म है, अगर x में 150 डिग्री जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। और यहां से x का मान निकालने के लिए ये 150 दूसरे पक्ष में चला जाएगा, तो 180 में से 150 घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस चित्र में जो x का मान आया है ये 30 डिग्री है, और ये दोनों x एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इस वाले x का मान भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 7 में चार चित्र दिए गए थे, चारों चित्र में हमें x का मान ज्ञात करना था, हमने x का मान ज्ञात कर लिया है, यह प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या है 8। एक संपूर्ण कोण को 60 डिग्री के कितने अपवर्तियों में विभक्त कर सकते हैं, इसका सत्यापन पटरी और प्रकार की सहायता से कीजिए। देखिए एक संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का, इसको हमें 60 डिग्री के अपवर्तियों में विभक्त करना है। अपवर्तीय हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए 60 डिग्री का पहला अपवर्तीय निकालने के लिए इसकी गुणा 1 से कर देंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री का दूसरा अपवर्तीय निकालने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, जिन्हें मल्टीपल्स बोलते हैं अपवर्तियों को इंग्लिश में। 60 दूनी 120 डिग्री। अब इस 60 डिग्री का तीसरा अपवर्तीय ज्ञात करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे तो 180 डिग्री। फिर चौथा अपवर्त्य ज्ञात करेंगे 4, तो 340 डिग्री। और 60 डिग्री बरा का पांचवा अपवर्त्य हो जाएगा 300, और 60 डिग्री का छठा अपवर्त्य हो जाएगा 360 डिग्री। तो प्रश्न में कहा गया था एक संपूर्ण कोण को 60 डिग्री के अपवर्तियों में विभक्त कर दीजिए। तो 60 डिग्री के जो अपवर्तीय होंगे इस 360 डिग्री में, एक होगा 60 डिग्री, एक 120 डिग्री, 180, एक 240, 300 डिग्री और 360 डिग्री। तो ये 6 अपवर्तीय बनेंगे 60 डिग्री के इस संपूर्ण कोण में 360 डिग्री। अब इन अपवर्तियों का सत्यापन हमको पटरी और प्रकार की सहायता से भी करके दिखाना है। अब वो हम कैसे करेंगे, तो अब देखिए पटरी और प्रकार की सहायता से हम इन पांचों कोण को बनाएंगे। तो पटरीली पटरी पर हम एक रेखा खींच लेंगे यहां पर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की जैसे ही। फिर हम प्रकार लेंगे, प्रकार से अब प्रकार की नोक को इस रेखा के एक सिरे पर रखेंगे, ठीक है, और प्रकार में 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या भर लेंगे, 1 सेंटीमीटर की या 2 सेंटीमीटर की, जो आपको उचित लगे, फिर उसको बदलेंगे नहीं। तो जैसे यहां पर हमने 1 सेंटीमीटर की ये चाप इस प्रकार में भर ली, ठीक है। अब एक चाप लगा देंगे, एक व्रत बना देंगे यहाँ पर। अब प्रकार की नोक को ये जो व्रत हमने बनाया है और ये रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं वहां पर प्रकार की नोक को रखेंगे, उस प्रतिच्छेद बिंदु पर। और इस प्रकार को देखिए, प्रकार में उसी त्रिज्या का एक चाप और लगाएंगे, पहले हमने 1 सेमी की त्रिज्या ली थी इसमें, तो इस व्रत पर एक चाप लगा देंगे। तो ये जो पहली चाप आएगी ये 60 डिग्री का कोण बनाएगी। ये कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। तो इसको नापेंगे भी हम, ठीक है। फिर अब दूसरा चाप लगाएंगे उतनी ही त्रिज्या का इस वृत्त पर,
ये हो गया दूसरा चाप। तो पहला ये चाप जो आएगा, ये वाला चाप, देखिए जो हमने ये बनाया है, इस बिंदु को इस चाप के प्रतिच्छेद बिंदु से मिलाते हुए एक किरण खींच देंगे अपनी पटरी की सहायता से। तो ये जो कोण बनाएगी, ये 60 डिग्री का कोण बनाएगी। अब इस बिंदु से इस वाले दूसरे चाप के प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो ये जो कोण बनेगा, ये बनेगा हमारा 120 डिग्री का। अब तीसरा अपवर्तीय बनाने के लिए इस दूसरे चाप के प्रतिच्छेद बिंदु पर हम अपने प्रकार की नोक रखेंगे और एक तीसरा चाप लगा देंगे। तो ये जो चाप लगेगा यहाँ पर, ये कोण बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है। ये अब इस तीसरे चाप के प्रतिच्छेद बिंदु से हम प्रकार की नोक रखकर यहाँ पर एक चौथा चाप लगाएंगे। 180 का बना ये तीसरा चाप। अब ये चौथा चाप लगा देंगे यहाँ से। तो ये हमें जो कोण मिलेगा, इस चाप के प्रतिच्छेद बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए ये पटरी की सहायता से अपनी एक लाइन खींच देंगे। तो ये जो कोण बनेगा, अब ये कोण बनेगा 240 डिग्री का। अब अगला कोण, अगर इस चाप पर हम उसी त्रिज्या का एक चाप और लगा दें वृत्त पर, तो जो ये कोण बनेगा, ये कोण आ जाएगा 300 डिग्री का। इस बिंदु को इस चाप के प्रतिच्छेद बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो ये 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अब फिर जो अगला कोण होगा, इस चाप से देखिए, इस चाप के प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और फिर अगला चाप लगा देंगे। ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है। तो ये जो चाप लगी है, देखिए आखिरी वाली जो चाप लगी है वो 0 डिग्री पर लगी है यहाँ पर। तो ये पहला कट जो आया था हमारा, ये था, ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा केंद्र पर। ये दूसरा चाप, ये 120 डिग्री का। तीसरा चाप 180 डिग्री का था। चौथा चाप 240 का था। फिर पांचवा चाप 300 डिग्री का था। और ये जो लास्ट वाला चाप लगा है, ये है 360 डिग्री का। तो इस 360 डिग्री के कोण को, संपूर्ण कोण को 60 के 5 अपवर्तियों में बांट दिया गया है, बराबर बराबर। तो जिसका सत्यापन हमने पटरी और प्रकार की सहायता से यहाँ पर चित्र के माध्यम से कर दिया है। तो प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। पटरी और प्रकार की सहायता से 300 डिग्री का कोण खींचिए। अब देखिए 300 डिग्री का कोण अभी हमने पिछले प्रश्न में खींचा है। इस वाले चाप पर 300 डिग्री का कोण आया था। अब इसका निर्माण हमको प्रश्न संख्या 8 में भी करना है। तो पहले हम पटरी लेते हैं। ये आ गई पटरी। और पटरी की मदद से हम एक 5 सेंटीमीटर की रेखा अपनी नोटबुक पर खींच लेंगे। फिर प्रकार लेंगे। अब इस प्रकार की नोक को इस रेखा के सिरे पर रखेंगे। ठीक है। और प्रकार में 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की चाप भर लेंगे। फिर उसको बदलना नहीं है आपको। और एक वृत्त बना देंगे। ठीक। अब इस वृत्त और रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे अपनी। और एक चाप लगाएंगे इस वृत्त पर। तो पहली चाप 60 डिग्री का कोण बनाती है। फिर इस चाप के प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे, दूसरा चाप लगाएंगे। ये प्रतिच्छेद बिंदु को और इस बिंदु से मिलाएंगे, तो 120 डिग्री का कोण बनेगा। हमको तो 300 डिग्री का कोण बनाना है। तो अभी दूसरी चाप के प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रकार की नोक रख के तीसरी चाप लगाएंगे। फिर इस तीसरी चाप 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस तीसरी चाप के प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और फिर एक चौथी चाप लगाएंगे। तो ये 240 डिग्री का कोण। और इस 240 डिग्री के कोण पर प्रकार की नोक रखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु पर और एक
पांचवी चाप लगा देंगे। तो ये जो पांचवें नंबर की चाप आएगी, इसके प्रतिच्छेद बिंदु को, जहां पर हमने ये रेखा का जो सिरा था इससे मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे अपने पटरी की सहायता से। तो ये जो कोण बनेगा, ये पूरा जो कोण बनेगा यहां से यहां तक, यहां से इस रेखा तक का ये कोण हो जाएगा 300 डिग्री का कोण। ठीक है। तो पटरी और प्रकार की सहायता से हमने यहाँ पर 300 डिग्री के कोण का निर्माण कर दिया है। 300 डिग्री। तो प्रश्न संख्या 9 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ दक्षता अभ्यास 8 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम पाठ संख्या 9 की अभ्यास ए के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास में नए पाठ के साथ।